नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12 का लेक्चर चल रहा है। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12 भारतीय इतिहास के कुछ विषय पाठ्यपुस्तक से संबंधित यह आपका चैप्टर है। चैप्टर का नाम है किसान, जमींदार एवं राज्य। तो यह एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12 का यह चैप्टर है और बहुत ही बढ़िया बेहतरीन सीरीज चल रही है और यह लेक्चर संख्या 22 है। लेक्चर संख्या 22। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12 लेक्चर्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा और सभी वीडियो को देखिएगा। यह लेक्चर संख्या 22, ठीक है। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जरूर जाइएगा, देख लीजिएगा। लेक्चर संख्या 22 आप लोग के सामने है। एनसीईआरटी किसके लिए इंपॉर्टेंट है? यूपीएससी के लिए, स्टेट टीचर्स के लिए, यूजीसी नेट के लिए, केवीएस के लिए, एनबीएस के लिए, DSSB के लिए, टीजीटी पीजीटी के लिए, सब के लिए एनसीईआरटी बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। लेकिन विशेष रूप से डीएसएसबी और बीपीएससी टीजीटी पीजीटी के लिए कोर्स मैं लॉन्च किया हूं आप लोगों के लिए। और एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12 लेक्चर्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा और सभी वीडियो को देखिएगा। कंप्लीट कोर्स जो है एनसीईआरटी का वो 1499 रुपए का है। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है और यहाँ पर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है। आइए शुरुआत करते हैं। लेक्चर संख्या 22। टेलीग्राम आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम का। देखिए, जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करेंगे, पूरा एनसीईआरटी का क्लास 6 to 12 की पूरी एनसीईआरटी की चैप्टर वाइज सीरीज, चैप्टर वाइज नोट्स, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज और लेक्चर्स वीडियो मिलेंगे। लेक्चर्स वीडियो के सारे नोट्स मिलेंगे और इसके अलावा आप लोग को 2500 क्वेश्चन की रामबाण टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मास्टर टेस्ट सीरीज मिलेगी। तो सब कुछ आपका कंप्लीट तैयारी हो रहा है बीपीएससी टीजीटी पीजीटी का केवल 1499 रुपए में। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। 16वीं और 17वीं सदी के दौरान लगभग 85% भारतीय आबादी गांव में रहती थी। देखिए, इस चैप्टर में जो है, ये चैप्टर में मुगल साम्राज्य से संबंधित जो प्रशासनिक व्यवस्था है वही इस चैप्टर में आप लोग का रहेगा। तो 16वीं और 17वीं सदी के दौरान लगभग 85% आबादी गांव में रहती थी। अगर गांव में 85% आबादी रह रही है तो 15% आपका शहरों में भी रह रही है। और आप जानते हैं कि उस समय में भी मध्यकाल में बहुत बड़े बड़े शहरों की स्थापना हो गई थी। शहरों में लोग रहा करते थे, शहरों में सैनिक रहा करते थे और प्रशासनिक व्यवस्था भी शहरों से चलती थी और व्यापार भी होता था, ठीक है। कृषि लोगों का मुख्य व्यवसाय था। लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो लोगों का मुख्य व्यवसाय जो था वो कृषि था। हालांकि व्यापार भी था, लेकिन मुख्य व्यवसाय की बात करें तो कृषि ही मुख्य व्यवसाय थी। किसान और जमींदार कृषि उत्पादन में लगे हुए थे। कृषि किसानों और जमींदारों के आम व्यवसाय ने उनके बीच सहयोग, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष का रिश्ता बनाया। मतलब यह जान लीजिए, कृषि जो थी वह किसान और जमींदारों के बीच सहयोग की भी रिश्ता बनाई, ठीक है, और प्रतिस्पर्धा की भी रिश्ता बनाई और संघर्ष की भी रिश्ता बनाई, ठीक है। क्योंकि जो जमींदार होते थे वो लगान वसूल करते थे किसानों से, किसानों का शोषण भी करते थे और किसानों पर निर्भर भी होते थे और किसान भी जमींदारों पर निर्भर होते थे और संघर्ष भी होता था उन दोनों के बीच। कृषि समाज और मुगल साम्राज्य के ऐतिहासिक स्रोत। उस समय की कृषि समाज और उस समय के मुगल साम्राज्य के ऐतिहासिक स्रोत क्या हैं? मतलब हमें उस समय की जो मुगल साम्राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी या मुगल साम्राज्य में जो कृषि समाज था उसके इतिहास की जो जानकारी का जो स्रोत है वह क्या है, कहाँ से हम जानकारी प्राप्त करते हैं? तो देखिए, कृषि समाज की मूल इकाई जो थी वह क्या थी? गांव ही थी। गांव ही कृषि समाज की मूल इकाई थी और आज भी भाई कृषि समाज की मूल इकाई गांव ही तो है, जिसमें कई गुना काम करने वाले किसान रहते थे। जैसे, और किसानों का काम क्या था? मिट्टी को भरना, बीज बोना, फसलों की कटाई करना, यह क्या था? किसानों के प्रमुख कार्य थे, ठीक है। सोलहवीं और 17वीं सदी के दौरान इतिहास की प्रमुख स्रोत और दस्तावेज भी प्राप्त हुए हैं। बहुत सारे 16वीं और 17वीं सदी में बहुत सारे ग्रंथ भी लिखे गए हैं। दरबारी इतिहासकारों ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, ठीक है। जैसे आपका बाबरनामा है, जहांगीरनामा है, ठीक है, तुजुक बाबरी है, तारीख फिरोज शाही है। ये सब क्या हैं? ये सब उस समय के इतिहास की जानकारी के स्रोत हैं। मुगल साम्राज्य के राजस्व के मुख्य स्रोत जो थे वो क्या थे? कृषि थे।
यही कारण है कि राजस्व अभिकर्ता, अभिगमकर्ता, कलेक्टर और रिकॉर्ड रखने वाले हमेशा ग्रामीण समाज को नियंत्रित करने की कोशिश करते थे। देखिए, मुगल साम्राज्य की राजस्व का जो मुख्य स्रोत था वो कृषि था, और यह सभी कृषि अधिकारी थे। कलेक्टर हुआ, कानूनगो हुआ, ठीक है, राजस्व अधिगमकर्ता मतलब एक तरह से कानूनगो की बात हो रही है। रिकॉर्ड रखने वाले जो भी लिपिक वर्ग थे, वो सभी लोग क्या करते थे, कृषकों को और कृषि समाज को क्या करते थे, नियंत्रित करने का प्रयास करते थे। ठीक है। आईने अकबरी, देखिए अकबर के शासनकाल की प्रमुख जानकारी आईने अकबरी से मिलती है। आईने अकबरी से मिलती है। अकबर के शासनकाल की प्रशासन व्यवस्था की ज्यादा जानकारी आईने अकबरी से मिलती है। और मुगल साम्राज्य के बाकी जो भी है, अकबर के बाद हुमायूं, बाबर, जहांगीर, ठीक है, इसी बाबर पहला मुगल वंश का पहला शासक, बाबर के बाद हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, इन सब के बारे में थोड़ी बहुत जानकारियां मिलती हैं। ठीक है। हालांकि अकबर तक ही जानकारी मिलती है, क्योंकि उसके बाद तो लिखा नहीं गया था। बाबर, हुमायूं और अकबर के बारे में जानकारी आईने अकबरी में मिल जाती है। तो आईने अकबरी लिखा किसने था, तो अबुल फजल ने लिखा था। अबुल फजल जो था वह अकबर के दरबार का क्या था, दरबारी कवि था। ठीक है। और अकबर के कुल 9 रत्नों में से एक था अबुल फजल। अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल द्वारा अधिकृत सबसे महत्वपूर्ण क्रॉनिकल मतलब सबसे महत्वपूर्ण रचना आईने अकबरी है। ठीक है। मैं थोड़ा कलर इसका चेंज कर लेता हूं। आईने अकबरी जो है वह 5 पुस्तकों से बनी हुई है, मतलब 5 भाग में बटा हुआ है। आईने अकबरी 5 भागों में बटा हुआ है आईने अकबरी। ठीक है। पहले 3 पुस्तक जो हैं वो अकबर के शासन की प्रशासन की जानकारी देते हैं। 5 भाग में आईने अकबरी बटा हुआ है, और पहले 3 पुस्तक मतलब पहले 3 भाग जो हैं वो अकबर के बारे में जानकारी देते हैं, मतलब अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानकारी देते हैं। और चौथी और 5वीं जो पुस्तक है, पुस्तक का मतलब यहाँ पर भाग से मतलब है, मतलब आईने अकबरी जो लिखा है वो 5 भाग में लिखा गया है। तो पहले 3 भागों में अकबर के प्रशासनिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है, और चौथी और 5वीं भाग में लोगों के धार्मिक, उस समय के लोगों के धार्मिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक परंपराओं से संबंधित है। ठीक है। इनमें अकबर के शुभ कथन का संग्रह भी है, और इसमें अकबर क्या सोचता है, धार्मिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण क्या है अकबर के बारे में, यह इसके बारे में यहाँ पर है। ठीक है। अपनी सीमाओं के बावजूद आईने अकबरी उस अवधि का एक अतिरिक्त साधारण दस्तावेज बना हुआ है। ठीक है। और यह देख सकते हैं, यह अकबर की, यह अबुल फजल के द्वारा लिखा गया यही आईने अकबरी है। उस समय क्या होता था, उसमें पुस्तकें जो लिखी जाती थी दरबारी इतिहासकारों के द्वारा, साहित्यकारों के द्वारा, कवियों के द्वारा, तो उनके कुछ भाग को, कुछ पन्नों को चित्रित भी कराया जाता था। तो ये आईने अकबरी का चित्रित किया हुआ अंश है। ठीक है। अन्य स्रोत, मतलब उस समय की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, उस समय की कृषि समाज के बारे में जानने के महत्वपूर्ण स्रोत क्या हैं। तो अन्य स्रोतों में गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान के राजस्व रिकॉर्ड। ठीक है। कहाँ कहाँ से जानकारी मिलती है, तो महाराष्ट्र से जानकारी मिलती है, महाराष्ट्र और राजस्थान के राजस्व रिकॉर्ड से जानकारी मिलती है, और ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापक रिकॉर्ड से भी मुगल साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। इन सभी ने हमें पूर्वी भारत में कृषि संबंधों के उपयोगी विवरण प्रदान किए हैं। मुगल काल के दौरान किसानों को रैयत, देखिए किसान को क्या कहा जाता है, किसानों के लिए एक शब्द है रैयत। रैयत का मतलब होता है किसान होता है। ठीक है। और किसान रैयत जो होते हैं, रैयत का मतलब क्या होता है, किसान होता है। और रैयत जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक खुद कास्ट और एक पाही कास्ट। खुद कास्ट वह होते हैं जो अपने ही घर में, मतलब अपने ही गांव में रहकर खेती कर रहे हैं, वह क्या है, वो खुद कास्ट किसान है। और पाही कास्ट वह किसान होते हैं जो दूसरे गांव में जाकर खरीद कर कृषि करते हैं, या फिर किसी के भूमि पर कृषि करते हैं, उन्हें पाही कास्ट कहते हैं। तो इसी तरह से 2 प्रकार के कृषक बनते हैं, खुद कास्ट और पाही कास्ट। आज भी कचहरी की भाषा में खुद कास्ट और पाही कास्ट कहा जाता है। ठीक है। किसान और उनकी जमीन, उस समय की किसान और उनकी जमीन कैसी थी, तो देखिए खुद कास्ट उस गांव के निवासी थे जिसमें उन्होंने अपनी जमीन रखी थी। ठीक है। मतलब आप समझिए, अगर कोई व्यक्ति अपने ही गांव में कृषि कर रहा है, खेती है, तो उसे क्या कहेंगे, खुद कास्ट कहेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होते हैं, लोग तीसरे गांव में जाकर जमीन खरीद लेते हैं, वहां पर खेत खरीद लेते हैं और वहां पर कृषि कार्य करते हैं। ठीक है। समय समय पर वहां पहुंचते हैं और कृषि कार्य करते हैं, तो ऐसे किसानों को पाही कास्ट कहा जाता है। पाही कास्ट गैर निवासी कृषक होते हैं, मतलब वहां पर निवास नहीं करते हैं, जो किसी अन्य गांव के थे और ठेके के आधार पर भूमि पर खेती करते थे, उन्हें पाही कास्ट कहते हैं। आज भी पाही कास्ट शब्द प्रयोग किया जाता है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आज नहीं होता है, कचहरी की भाषा में आज भी पाही कास्ट या खुद कास्ट कहा जाता है। भूमि की प्रचुरता, उपलब्ध श्रम और किसानों की गतिशीलता के कारण कृषि के विकास का निरंतर विस्तार हुआ। ठीक है। उस समय कृषि के विकास का क्या हुआ, निरंतर विस्तार हुआ। मानसून आप जानते हैं,
कि भारतीय कृषि की एक महत्वपूर्ण विशेषता मानसून है। तो मानसून भारतीय कृषि की क्या मानी जाती है? ऋण मानी जाती है, क्योंकि मानसून जब आता है तो बारिश होती है, बारिश जब आता है तो पैदावार होता है, ठीक है, सिंचाई हो जाती है। तो देखिए मानसून भारतीय कृषि की ऋण रहा है, लेकिन सिंचाई परियोजना जैसे नई नहरों की मरम्मत, देखिए मानसून जो है भारतीय कृषि की ऋण है, मतलब कृषि भारत की जो कृषि है वो मानसून पर निर्भर है, लेकिन उसके बावजूद भी उस समय सिंचाई परियोजनाएं शामिल की गई थी, बहुत सारी नहरों का निर्माण किया गया था, झीलों का निर्माण किया गया था, ठीक है। तो भारतीय कृषि की ऋण है मानसून, लेकिन सिंचाई परियोजना जैसे नई नहरों की मरम्मत, पुरानी नहरों की मरम्मत और राज्य का समर्थन मिला। कृषि का आयोजन दो प्रमुख मौसमी फसलों, एक देखिए दो प्रकार के मौसमी फसल होते हैं, एक खरीफ और एक रबी, ठीक है। खरीफ फसल जो बोया जाता है वो शरद ऋतु में बोया जाता है शरद ऋतु में, ठीक है, और रबी फसल वसंत ऋतु में, ये फसलों के आसपास किया जाता है। मध्यकालीन भारत में कृषि केवल निर्वाह के लिए नहीं थी, मुगल राज्य ने किसानों के बेहतर लाभ के लिए जिन से कामिल फसलों को प्रोत्साहन दिया। अब किन फसलों को जिन से कामिल कहा गया है? मतलब वह फसलें जो उत्तम फसलें हैं उनको मुगल राज्य में जिन से कामिल कहा जाता था। उत्तम फसलों को जैसे कपास और चीनी, ठीक है, इनको प्रोत्साहित करता था कौन? मतलब उस समय की जो मुगलों की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी मध्यकाल की, वह कपास और चीनी मतलब कपास और गन्ने को प्रोत्साहित करती थी। मुगल साम्राज्य की भूमि राजस्व प्रणाली कैसी थी? भूमि से प्राप्त राजस्व मुगल साम्राज्य का क्या था? आर्थिक मुख्य आधार था। दीवान का कार्यालय, राजस्व अधिकारी और रिकॉर्ड कीपर सभी कृषि डोमेन के लिए महत्वपूर्ण हो गए थे। टैक्स रकम निर्धारित करने से पहले राज्य जमीन और उनके उत्पादन के बारे में खास जानकारी इकट्ठा करता था। मतलब किसी जगह की, किसी गांव की या किसी क्षेत्र की टैक्स निर्धारित करने से पहले, लगान निर्धारित करने से पहले जो मुगल राज्य के अधिकारी थे, कर्मचारी थे, वह उस जमीन का क्या करते थे? सर्वेक्षण करते थे और उत्पादन के बारे में खास जानकारी इकट्ठा करते थे। मतलब वहां पर टैक्स कितना लगाया जाए, लगान कितना लगाया जाए, 1/2 लगाया जाए या 1/4 लगाया जाए, 1/3 लगाया जाए, 1/6 लगाया जाए, कितना लगाया जाए, इसके लिए वह सर्वेक्षण किया करते थे। प्रत्येक प्रांत में खेती और खेती योग्य भूमि दोनों को मापा जाता था, ठीक है। अकबर ने राजस्व अधिकारियों को आदेश दिया था कि टैक्स नगद लीजिए। अकबर आमतौर पर यह आदेश दे रखा था कि टैक्स जो भी लीजिए ना, जो भी लगान वसूली हो वह नगद ले, और फसल के रूप में भी भुगतान का विकल्प उसने कभी कभी दिया, ठीक है। टैक्स वसूलते समय राज्य ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लेने का प्रयास करता था। अब देखिए उस समय की व्यवस्था कुछ अलग थी, ठीक है। अब आप सोच लीजिए उस समय 1/2 तक टैक्स ले लिया जाता था, लगभग लगान की मात्रा बहुत ज्यादा थी, ठीक है। कहीं 1/2, कहीं 1/4, कहीं 1/6। 1/6 तो आमतौर पर नहीं वसूला जाता था, 1/6 मौर्य वंश में वसूला जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में 1/6 वसूला जाता था, गुप्त वंश में 1/4 वसूला जाता था, मुगलों के समय में ज्यादातर 1/2 या कहीं कहीं जहां पैदावार कम हो रहा है वहां 1/3, ठीक है। तो देखिए अकबर ने राजस्व अधिकारी को आदेश दे रखा था कि टैक्स जो है नगद लीजिए, फसल के रूप में भी भुगतान का विकल्प उसने दे रखा था। टैक्स वसूलते समय राज्य का प्रयास क्या होता था कि ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लूट लो, और जुताई लायक जमीन की नपाई कराई जाती थी, जमीन की पैमाइश होती थी और उसके आधार पर वहां से टैक्स कलेक्ट होता था। आगे देखिएगा, जाति आधारित ग्राम समुदाय। उस समय का जो ग्राम समुदाय था वो जाति आधारित था। आज भी तो जाति आधारित ग्राम समुदाय है भैया। आज भी अपने गांव का कुछ माहौल देखेंगे तो ये देखेंगे अलग अलग जातियों का अलग अलग टोला है गांव में, ठीक है। अहिराना, बावन पट्टी, ठीक है, ऐसे ऐसे अलग अलग, मुस्लिम पट्टी अलग, ठीक है, ऐसे ऐसे अलग अलग जातियों की अलग अलग पट्टी हुआ करती थी। आज भी है, लेकिन अब जैसे अब लोगों को जहाँ गांव में जमीन मिल रहा है वहां बनवा ले रहे हैं। अब धीरे धीरे वह चीजें जो हैं वह खत्म हो जाएंगी। तो जाति आधारित ग्राम समुदाय उस समय था। तो देखिए ग्राम समुदाय के 3 घटक थे, कृषक, पंचायत और ग्राम प्रधान, ठीक है। ये क्या है? ग्राम समुदाय के 3 घटक हैं, कृषक, पंचायत और ग्राम प्रधान, ठीक है। कृषक एक अत्यधिक विषम समूह थे, जातिगत असमानताएं थी कृषकों में, ठीक है। जातिगत असमानताएं थी, अलग अलग जातियों के किसान थे, कुछ जातियों को पुरुषवादी कार्य सौंपे गए थे। इस तरह से गरीबी का सामना भी करना पड़ा था। समाज के सबसे निचले तबके में जाति, गरीबी और सामाजिक स्थिति के बीच सीधा साधा संबंध था। कभी कभी जातियां अपने विकासशील आर्थिक परिस्थितियों के कारण पदानुक्रम में बढ़ी, ठीक है।
कुछ जातियां विकासशील प्रवृत्ति के कारण आगे बढ़ी, जैसे मुगलों के समय में कायस्थ जाति जो है वह आगे बढ़ गई थी, क्योंकि यह पढ़ी लिखी थी और लिपिक वर्ग में यह माहिर थी, लिपिक का काम करती थी। तो आमतौर पर कायस्थों को बहुत सारे राजे रजवाड़े जमींदार के वहाँ आमतौर पर उनको नौकरी मिलती थी। ठीक है, आगे देखेंगे। ग्राम समुदायों में महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसी थी? ग्राम समुदाय में महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसी थी, मतलब उस समय महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसी थी? कृषि क्षेत्र में महिलाओं और पुरुषों को कंधे से कंधा मिलाकर काम करना पड़ता था। मर्दों ने खुदा और जुताई की, किसकी? खेती की, मतलब खेत वाली जमीन की। मर्दों ने क्या किया? खोदा, मतलब जमीन को खोदा और जुताई किया। जबकि महिलाओं ने क्या किया? महिला क्या करती थी? बोने का काम करती थी। आज भी आप ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे तो देखेंगे ना, किसान क्या करता है? हल चलाता है और उसके बाद छोटे बच्चे, महिलाएं, लड़कियां या फिर बाकी लोग भी क्या करते हैं? धान की बुआई करते हैं, धान की कटाई भी करते हैं, खरपतवार भी निकालते हैं। तो जो हल्के काम है ना, वह महिलाएं तब भी करती थी और अब भी करती हैं। ठीक है, हालांकि महिलाओं के जैविक कार्य से संबंधित पक्षपात जारी रहा। मिट्टी के बर्तन, कढ़ाई के लिए सूत काटना, नौकायन, ठीक है, ये सभी कार्य क्या है? महिलाओं पर निर्भर थे। मिट्टी के बर्तन बनाना, कढ़ाई के लिए सूत काटना, ठीक है, नौकायन करना, ये महिलाओं के विशेष काम थे। महिलाओं को कृषि समाज में महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता था, क्योंकि वे श्रम पर निर्भर समाज में बाल वाहक थी। कभी कभी ग्रामीण समुदाय में तलाकशुदा विधवा दोनों के लिए पुनर्विवाह को वैध माना जाता था। तो ये सब चीजें क्या हैं? उस समय वैध मानी जाती थी। महिलाओं को संपत्ति विरासत में पाने का अधिकार था। उस समय की बात हो रही है, महिलाओं को संपत्ति पाने का अधिकार था। हिंदू और मुस्लिम महिलाओं को भी जमींदारियां विरासत में मिली, ये बड़ी चीज है और यह फैक्ट आप लोग का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस तरह से प्रश्न आ सकता है, या जान लीजिए मध्यकाल में क्या होता था? हिंदू जमींदार भी थी और मुस्लिम, मतलब महिला जो जमींदार जो थी वह हिंदू और मुस्लिम दोनों थी। ठीक है, जिन्हें भी, और वह अपनी जमींदारी चलाती भी थी, मतलब महिलाएं अपनी जमींदारी चलाती भी थी और उस जमींदारी को बेच भी सकती थी, गिरवी भी रख सकती थी। ठीक है, जमींदार और उनकी शक्ति। उस समय के जो जमींदार थे उनकी क्या शक्ति थी? तो जमींदारों के पास व्यापक निजी भूमि थी, जिन्हें वो मिल्कियत कहा करते थे। अब जमींदारों की जो संपत्ति होती थी, जमींदारों की जो जमीन होती थी, जागीर होती थी, उसके लिए एक शब्द है मिल्कियत, मतलब इसका मतलब होता है संपत्ति। और ग्रामीण समाज में कुछ सामाजिक और आर्थिक विशेषाधिकार भी प्राप्त था। किसको? जमींदारों को। जमींदारों ने अक्सर राज्य की ओर से राजस्व एकत्रित किया। अधिकांश जमींदारों के किले और साथ ही एक सशस्त्र टुकड़ी थी, जिसमें घुड़सवार सेना, तोपखाने और पैदल सेना की इकाइयां थी। देखिए, आमतौर पर जमींदारों के पास क्या थी? जमींदारों के पास राजस्व थे। जमींदार क्या करते थे? जमींदार राज्य की ओर से राजस्व एकत्रित करते थे, लगान वसूल करते थे किसानों से। ठीक है, उसके अलावा जमींदारों के पास अपनी एक सैनिक टुकड़ी भी होती थी, घुड़सवार सेना भी होता था, तोपखाना भी होता था, पैदल सेना भी कुछ थोड़ा बहुत होता था। ठीक है, और इससे क्या करते थे? वह राजा की मदद करते थे, जिसके भी अधीन रहते थे। ठीक है, इस अवधि में अपेक्षाकृत निचली जातियों को जमींदारों के रूप में दर्ज किया गया था। मतलब मध्यकाल में कुछ निचली जातियां भी क्या हैं? जमींदार बनी थी। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि जमींदार क्या है? एक शोषक वर्ग है। जमींदार जो क्या है? एक शोषक वर्ग है। आमतौर पर जमींदार क्या करते थे? किसानों का ही शोषण करते थे। किसान के साथ उनके संबंध में पारस्परिकता, पितृसत्ता एवं संरक्षण का भी तत्व था। टेलीग्राम आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम का, बिल्कुल ज्वाइन करना है। आगे देखिएगा, वन और जनजाति। उस समय का वन कैसा था? वन की व्यवस्था कैसे चलती थी? वन का प्रबंधन कैसा था? और वनों में रहने वाली जो जनजातियां थी उनका वनों पर कैसे अधिकार था? तो देखिए, जंगली के नाम से जानी जाने वाली वनवासी वे थे जिनकी आजीविका, अब देखिए वनवासी उनको कहा जाता था जिनकी आजीविका वनोपज मतलब वन में उपजने वाला, वन से प्राप्त होने वाला, ठीक है, कोई भी खाद्य सामग्री, शिकार और कृषि को स्थानांतरित करने से होती थी। मतलब कि जंगली उन वनवासियों को कहते थे जिनकी आजीविका वन से चलती थी, चाहे वो वन का कोई उपज, फल फूल से चलती हो, या शिकार करते हो, या कृषि को स्थानांतरित करने से, मतलब कि कृषि कार्य भी करते हो वन में। ठीक है, तो ऐसे वनवासियों को जंगली कहा जाता था। मतलब वनवासी जो होते थे वो वन के ऊपर से शिकार करके या वहां पर कृषि करके अपना काम धंधा चलाते थे।
कभी कभी जंगल एक विध्वंसक जगह होती थी जहां उपद्रवी लोगों की शरणस्थली थी। मतलब जंगलों में क्या होता था, जंगल में जो राज्य से विद्रोह करते थे वो जंगल में जाकर शरण ले लेते थे। वन के लोग राजाओं को हाथियों की आपूर्ति करते थे। अब वन में रहने वाले लोग जो थे वह राजाओं को क्या भेंट करते थे, हाथी भेंट करते थे, हाथियों की आपूर्ति करते थे। राजाओं के लिए शिकार एक पसंदीदा गतिविधि थी। राजा लोग क्या करते थे, शिकार करने वन में जाते थे। और कभी कभी यह सम्राट अपने साम्राज्य में बड़े पैमाने पर यात्रा करने में सक्षम बनाता था। ठीक है, अब वनों में शिकार करते थे तो इससे क्या होता था, राजा क्या करता था, बड़े पैमाने पर यात्रा भी करता था शिकार के बहाने। ठीक है, जिससे वो अपने राज्य को अच्छी तरह से जान लेता था। वनवासियों ने शहद, मधुमक्खियों का मोम, गोद आदि की आपूर्ति की। और वनवासी जो होते थे ऐसा नहीं वो फ्री में वन में रहते थे और वन की उपज का प्रयोग करते थे, शिकार खेलते थे, कृषि करते थे, बल्कि वह भी टैक्स देते थे सरकार को, वो भी टैक्स देते थे, वो वन की उपज देते थे, मधुमक्खियों का मोम देते थे, शहद देते थे। ठीक है, ये सब देते थे सरकार को। गांव के आदिवासियों के बड़े लोगों की तरह उनके भी सरदार थे। मतलब गांव के जो आदिवासी लोग होते थे वो उनके जैसे उनके सरदार होते थे, वैसे वन के लोग जो होते थे, वनवासी लोग होते थे, उनके भी अपने सरदार थे, मुखिया थे, और वह एक राजा की तरह थे। कुछ जो मुखिया थे वनवासी वन में रहने वाले मुखिया थे वो सरदार कहलाते थे। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होकर वन में रहकर शक्तिशाली होकर वह राजा भी बन गए थे, एक तरह से राजा की तरह बिहेव करते थे। सिंध क्षेत्र की जनजातियों में 6000 घुड़सवार सेना, अब देखिए सिंध क्षेत्र की जो जनजातियां थी उसमें 6000 घुड़सवार सेना और 7000 पैदल सेनाएं थी जनजातियों के पास। तो ये भी अपने आप में सोचने वाली बात है। ठीक है, ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री लेक्चर्स वीडियो क्लास 12 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, जरूर देखिएगा। किसान जमींदार एवं राज्य क्या आपका चैप्टर था और आगे भी बहुत आपका बाकी है, तो अगले सीरीज में कंप्लीट कर लेते हैं। और यह लेक्चर संख्या 22 है। ठीक है मित्रों, धन्यवाद। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर 8318397276 है। केवल 1499 रुपये का कोर्स है, आप लोग बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।